चलो ठीक है, हेडिंग डालो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेडिंग डालो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली क्या है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेंडरवॉल फोर्स। ठीक है, ये वेंडरवॉल फोर्स का एक स्पेशल टाइप है। इसको समझाने से पहले एक चीज और समझाता हूँ पहले तो, फिर जाके आगे का टॉपिक पूरा क्लियर होगा अपना। देखो ये टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड होते हैं हमारे पास, दो टाइप के केमिकल बॉन्ड है। ठीक है, उसमें से एक होगा इंटर एटॉमिक फोर्स जिसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड, और दूसरा है हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स सिंपली हम बोल सकते हैं। ठीक है, इंटर एटॉमिक फोर्स का मतलब द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड या इंटर एटॉमिक फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, लाइक हमने बोला कि भाई हमारे पास एटम ए है और दूसरा भी एटम ए है, दोनों के बीच में स्टार्टिंग में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि दोनों को नॉन मेटल लेके चल रहे हैं। अगर दोनों नॉन मेटल है तो इन दैट केस ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो एक मॉलिक्यूल तैयार हो गया। इसी तरह से एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा शेयरिंग करके, तो यानी कि एक और मॉलिक्यूल तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये मॉलिक्यूल है और दूसरा जो मॉलिक्यूल है, अब इनमें लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको मैं डॉटेड लाइन से डिनोट कर रहा हूँ, ये डॉटेड होता है। ठीक है, डॉटेड से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको हम लोग सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये या तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन या डैश भी बोल सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पूरे टॉपिक में। ठीक है, और इधर से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला जो बॉन्ड बना स्टार्टिंग में, जो कोवलेंट बॉन्ड बना उसको बोलते हैं प्राइमरी फोर्स। स्टार्टिंग में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं प्राइमरी फोर्स। ये भी प्राइमरी फोर्स होगा जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, प्राइमरी फोर्स। ठीक है, बट जब मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फोर्स। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फोर्स। ठीक है, तो पहली बार में प्राइमरी फोर्स होगा, दूसरी बार में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी फोर्स। ठीक है, अब जो प्राइमरी फोर्स होता है बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स में जो सेकेंडरी फोर्स होता है वीकेस्ट होता है। और जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो इनमें एनर्जी इतनी रिलीज होती है बॉन्ड फॉर्मेशन में, 200 से लेकर 400 किलो जूल पर मोल की एनर्जी होती है, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी होती है। ठीक है, फॉर्मेशन में इतनी एनर्जी रिलीज होगी तो इतना ही हमें एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। उसमें अगर इसकी बात करें सेकेंडरी फोर्स में, तो इसमें 2 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल तक की एनर्जी लगती है बॉन्ड को ब्रेक करने में। आप दोनों में अंतर देखो, दोनों में कितना ज़्यादा अंतर है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है एनर्जी में। यानी कि जब भी हम एनर्जी देते हैं तो एनर्जी देते वक्त तो सबसे पहले जो बॉन्ड ब्रेक होता है या जो फोर्स ब्रेक होता है वो होता है सेकेंडरी फोर्स, क्योंकि इनमें एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद आता है आपका आपका ये प्राइमरी फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इंटर एटॉमिक फोर्सेस में क्या होता है, लाइक कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड भी तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो, बट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कोवलेंट बॉन्ड अभी। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंडरी फोर्स होता है आपका वेंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। इसमें आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल फोर्स, ये डायपोल है, डायपोल डायपोल फोर्स, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स, लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये वेंडरवॉल फोर्स के अंदर ये सारे फोर्स आते हैं। उसमें से एक स्पेशल टाइप का फोर्स होता है या बॉन्डिंग होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बेसिकली डायपोल डायपोल मूवमेंट का मेनली ये इसका स्पेशल पार्ट होता है डायपोल डायपोल का। ठीक है, लाइक हमारे पास है HCl, ये भी HCl है। ठीक है, तो बताओ ये पोलर है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तभी जाके ऑपोजिट चार्ज जनरेट होता है, यानी कि हम बोलते हैं उसकी पोलरिटी। ठीक है, अब होता क्या है कि भाई इसको हम क्या बोलते हैं, जब ऑपोजिट चार्ज बनता है इसको बोलते हैं इसका डाइपोल। दिस इज कॉल्ड डाइपोल, ये डाइपोल मूवमेंट होता है। अगर इसको मैंने तुम लोगों को समझाया होगा, तुम लोगों को मैंने बताया था डाइपोल में डाई का मतलब दो, टू पोल्स यानी कि ऑपोजिट पोल, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पोल एंड नेगेटिव चार्ज पोल। और मूवमेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन कहाँ से का फ्लो करेगा? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी कि Cl जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा, जिसके कारण Cl पे नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा।
ठीक है। सेम गोज टू HCl, ये वाला सेम इसके साथ भी ऐसे होगा। तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट, यहाँ पे भी डायपोल मूवमेंट शो करेगा, यानी कि ये देखो ये डायपोल ये डायपोल, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है इसको बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, ये होता है। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे अपेयर होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कुछ कंडीशंस होती है जिसको अभी हमें समझना पड़ेगा, तब जाके तुम लोग को सही में आएगा। यानी कि डायपोल मूवमेंट का एक तरह से अपग्रेडेड वर्जन बोल लो, या इसका एक तरह से मान लो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम स्टडी करेंगे। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल फोर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? इतने पार्ट को लिख के डन करो फास्ट। ठीक है, इसको लिखेंगे डायपोल इंड्यूस डायपोल, ये इंड्यूस है। ठीक है, इंड्यूस डायपोल फोर्स, लंडन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स। वेंडरवॉल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स जो होता है वो होता है आपका लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो, इस वाले में लिख लेना पॉइंट एक, कि इसको हम लोग ना सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड लाइन ये होता है बॉन्ड के फॉर्म, और इसको हम डिनोट करते हैं डॉटेड लाइन से ऐसे, और इसको सॉलिड लाइन से। हाँ जी, सवाल लिख लिया तुमने? नेक्स्ट, अब हेडिंग डालो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेडिंग डालो सब लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेंडरवॉल फोर्स। इसमें लिख लेना डायपोल डायपोल फोर्स। डायपोल डायपोल फोर्स का एक स्पेशल केस होता है ये। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज डैश डैश लाइन, या तुम लोग बोल सकते हो और करके डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, डी है, इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं हम। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है क्या वो समझो। इसकी डेफिनेशन का ही मतलब तुम लोग समझ लोगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इससे कंडीशन भी तुम लोगों को पता लग जाएगी हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है। तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें। अब इसके डेफिनेशन के हिसाब से देखो, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज शोन बाय दोज कोवलेंट कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन इज डायरेक्टली attached with more electronegative element like फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करेगा। पहली बात तो जो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, है ना। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ जो फ्लोरीन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये इसके साथ क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो हाइड्रोजन के साथ जो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स है लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, पहली बात तो इस कोवलेंटली बॉन्डेड में आपका ये होना चाहिए, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो ये तीनों होने चाहिए, इनमें से कोई एक होना चाहिए, मैं कंडीशन बताऊंगा अभी। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज शोन बाय दोज कोवलेंट कंपाउंड in which hydrogen is directly attached with more electronegative element.
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से डायरेक्टली अटैच्ड है थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, दूसरा मीनिंग समझते एक बार और। द बॉन्ड फॉर्म बाय हाइड्रोजन when it is covalently bonded with highly electronegative atom like फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। बात एक ही है, ठीक है, यानी कि इस पे फोकस करना सब लोग, तुम लोग ये, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब ये भी देखना कि भाई हाइड्रोजन, चलो इसने डायरेक्टली इसके साथ ये फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जुड़ा है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होगा जब हमारे पास एटम ए है, ठीक है, इस हाइड्रोजन के साथ एटम ए होगा, ठीक है, यहाँ पे ये, इस एटम ए के पास लोन पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसके पास? लोन पेयर, इसका एटलीस्ट लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। अब लोन पेयर किसके पास होगा यहाँ पे? इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखेंगे, लाइक एटम ए में लोन पेयर जो होगा वो है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। देखो ये चीज एज इट इज है जो तुम लोग को मैंने बताई, बट इसमें एक और चीज लेंगे, क्लोरीन। क्लोरीन को भी इंक्लूड करेंगे, किसके साथ इंक्लूड करेंगे? एटम ए के साथ, मतलब एटम ए में हम क्लोरीन को इंक्लूड करेंगे, बट गलती से कभी भी हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन मत लगा देना, यानी कि HCl ऐसे। अब तुम्हें मैं पूछूं भाई बताओ ये हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा क्या? H और Cl है, देखो ये HCl है, ये कोवलेंटली बॉन्डेड है, ठीक है, एक मिनट, HCl और ये Cl, यहाँ पे ये Cl है, ये कंडीशन ठीक है कि एटम ए में का Cl हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इस हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन नहीं होना चाहिए, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होना चाहिए, ठीक है। और यही चीज तुम लोग जो देख रहे हो डॉटेड लाइन में, ये है सेकेंडरी फोर्स, यही सेकेंडरी फोर्स है, ठीक है। और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो लिख सकते हो 8 किलो जूल से लेकर 40 किलो जूल तक की एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। 80 किलो जूल पर मोल से लेकर, सॉरी 8 किलो जूल पर मोल से लेकर 40 किलो जूल पर मोल तक की एनर्जी रिलीज होती है, ये पर मोल लिख लेना, पर मोल, ठीक है, इतनी। यानी कि तुम लोग देख सकते हो कि 8 से लेकर 40, मतलब यहाँ पे रेंज है। हाइड्रोजन बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो उसमें एक रेंज होता है एनर्जी का, यानी कि जरूरी नहीं कि सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही जैसे बनेंगे स्ट्रॉन्ग, कोई वीक होगा कोई स्ट्रॉन्ग होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड में भी देखते हैं हम लोग किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है किसकी स्ट्रेंथ कम है, ठीक है, तो वो भी कंडीशन देखेंगे अभी हम लोग। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, इसके अलावा हम किसको जोड़ सकते हैं? देखो इस कार्बन के साथ जो कार्बन है वो ट्रिपल बॉन्डेड है, यानी कि हम बोल सकते हैं sp। इस हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली कौन अटैच हो सकता है? sp कार्बन, sp मतलब हाइब्रिडाइज्ड, यानी कार्बन अगर sp हाइब्रिडाइज का मतलब ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? ट्रिपल बॉन्ड, गॉट इट। और ये सेकेंडरी फोर्स है, ये ध्यान रखना, और ये होगा तो जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कंडीशन में होगा। नेक्स्ट, इस हाइड्रोजन के साथ कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, इस तरह से ये, यानी कि अगर तुम लोग देखो गौर से यहाँ पे, मैं तुम लोग को अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा वैसे, चलो ठीक है, अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ मैं, क्योंकि स्ट्रक्चर वगैरह सब मेंशन किया तुम लोगों के लिए वहाँ पे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ CH CF3 होना चाहिए, हाइड्रोजन के साथ CCl3 होना चाहिए। इन इन तीनों के अलावा अगर है तो तब जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट इस बार क्लोरीन को इंक्लूड कर दिया, इसका लोन पेयर है, और क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट यहाँ पे इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं क्लोरीन को, उसका मैं तुम लोगों को मतलब समझाऊंगा, ठीक है, उसका एक रीजन है, बताता हूँ। कंडीशन देखो, पहली कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, हाइड्रोजन इज कोवलेंटली अटैच टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो किससे कोवलेंटली अटैच होना चाहिए? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये देखो ये फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और ये भी हो सकते हैं केस आगे के, देखो ये। नेक्स्ट, एटम ए जिसके पास लोन पेयर है मस्ट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन इनके पास लोन पेयर होना चाहिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोवलेंटली बॉन्डेड टू हाइड्रोजन शुड बी स्मॉल इन साइज, यानी कि हाइड्रोजन के साथ जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो साइज में छोटा होना चाहिए, यानी कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है, ठीक है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, ठीक है। पॉली स्केल के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 4 है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, और नाइट्रोजन की 3 होती है,
अगर देखा जाए नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, 3 होती है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 होती है। बट यहाँ पे एक फैक्टर क्या बोल दिया उन्होंने थर्ड में, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कोवलेंटली बॉन्ड टू हाइड्रोजन शुड बी स्मॉल इन साइज, यानी कि यहाँ पे स्मॉल साइज के एलिमेंट होने चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले। यानी कि हम बोल सकते हैं उनकी हाई चार्ज डेंसिटी होगी। चार्ज डेंसिटी कैसी होगी उनकी? हाई चार्ज डेंसिटी होगी। क्लियर होगी बात? इसका एग्जांपल देता तुम लोगों को मैं। मान लो हमारे पास पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा का एक स्लाइस है, ठीक है, और एक बड़ा सा पिज्ज़ा है, ठीक है। अब मुझे इसमें ऑर्गेनो डालना है, तो बताओ, जब मैं दोनों का एक एक पैकेट लेंगे, एक ऑर्गेनो को पैकेट लिया, इसमें भी ऑर्गेनो को पैकेट लिया, दोनों के लिए, ठीक है। अब बताओ इसमें अगर मैं स्प्रिंकल करूँ तो यहाँ पे ऑर्गेनो के हमें पार्टिकल्स ज़्यादा नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा नजर आएगी उसकी। बट इस केस में ऑर्गेनो के जो पार्टिकल्स है वो फैलेंगे, है ना, तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका साइज छोटा है, एक ही स्लाइस है। ये तो पूरा का पूरा एक बड़ा है साइज, मतलब एक तरह से पूरा ही पिज़्ज़ा है, कंप्लीट कंप्लीट पिज़्ज़ा ही है। यानी कि इसमें तो फैलेंगे यहाँ पे, बट इसमें एक जगह रहेंगे ऐसे कॉन्सेंट्रेट। यानी कि हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन है और एक क्लोरीन है। नाइट्रोजन केस में चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्लोरीन केस में चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। इस तरह से हम बात बोल सकते हैं। तो आई होप कि तुम लोग को सही में आ गया है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जो कोवलेंटली बॉन्डेड है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, उसमें क्लोरीन नहीं आ सकता, क्योंकि क्लोरीन साइज में बड़ा होगा। ऑल्दो नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम है, सिमिलर है, ठीक है, स्टिल हम ये बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन का साइज छोटा होने के कारण, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण नाइट्रोजन यहाँ पे रहेगा, बट क्लोरीन जो है वो यहाँ पे रहेगा, जिसके लोन पर होगा, ठीक है। और एक चीज़ और लिखी यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, हाइड्रोजन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन टू negative species holding one with covalent bond and other with hydrogen bond, ठीक है। ये वाली चीज है कोवलेंट बॉन्ड, इसको बोलते हैं प्राइमरी फोर्स। और ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फोर्स। यानी कि हाइड्रोजन एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पे इसको संभाल रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे इनको संभाल रहा है ना। यानी कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू इनको संभाल रहा है और हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू इनको संभाल रहा है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया सबको? चलो इसको लिख के डन करो जल्दी से। तो लोग ना ये मेन पॉइंट्स लिखो, ये जैसे इसको लिख लिया, इसमें इसको लिख लिया, ये डेफिनेशन वगैरह बाद में लिख लेना तुम लोग, ठीक है। लिख लिया। चलो नेक्स्ट, जैसे तुम लोगों को मैंने समझाया, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो हो गई, मतलब ये कोवलेंटली बॉन्डेड हो गई। बट इसमें स्पेशल केसेस के अपने पास ये स्पेशल केस वाले होंगे आपके, ठीक है। स्पेशल केसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, केसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो
अब इसको समझते हैं एक बार। स्पेशल केसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हमारे पास, इसको मैं लिख दूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, जैसे तुम लोग को अभी थोड़ी देर पहले समझाया मैंने, यहाँ पे देखो सी एच है ना, कार्बन के साथ एक कोवलेंटली बॉन्डेड है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना, इसका कोवलेंटली बॉन्डेड है। और इसके साथ जो एटम ए है, देखो ये लोन पेयर है, एटम ए है ये, ठीक है ये। अब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा बताओ? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये एसीटोन है, ये इथाइन है, ठीक है, एसिटाइलिन बोलते हैं इसको हम लोग। तो देख सकते हो कि ये कोवलेंटली बॉन्डेड है। मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड में जानबूझ के लिखा है मैंने ये। और ये ए एटम है जिसके लोन पेयर है, इसमें फोन होता है FON और साथ में Cl होता है, ठीक है, एसीटोन। अच्छा फोन याद रखना है तुम लोग को, ऐसे फोन, ठीक है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, यही तुम लोगों को बताया था मैंने, है ना। अब बताओ, ये कार्बन है, कार्बन के साथ 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये तीनों क्लोरीन मिलकर क्या करेंगे? कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। बताओ, ये तीनों क्लोरीन मिलकर कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जिसके कारण क्या होगा? कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो कार्बन क्या करेगा? कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा फिर। तो ये कार्बन जो है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसके कारण क्या होगा? हाइड्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज जो डेंसिटी होगी बढ़ेगी, है ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। यानी कि ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये कार्बन भी इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा बहुत ज्यादा, जिसके कारण क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। अब यहाँ पे चेक करो, ये ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव, ये आपका लोन पेयर वाला है, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव चार्ज होगा फिर एक तरह से, जानते हो तुम लोग ऑलरेडी, कि ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, ये आपस में क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे इस तरह से। क्लियर होगी बात? यानी कि तुम लोग को मैं ऐसे बताता हूँ यहाँ पे। स्पेशल केसेस में हमारे पास ए एटम है, इसका लोन पेयर है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ HC ट्रिपल बॉन्ड H, CH, ठीक है, ये sp है, हाइब्रिडाइज। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। एटम ए है, लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है HC, 3 Cl सराउंडेड है कार्बन से, अभी बताया मैंने। तो इनके बीच में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इस तरह से, ठीक है। एटम ए है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, देखो ये कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन है, जिसके कारण कार्बन हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये बेसिकली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। ये कार्बन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, याद रखना, sp कार्बन जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जानते हो ना, बताया था ऑलरेडी तुम लोगों को मैंने। यानी कि sp ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू sp2, एज कम्पेयर टू sp3, ठीक है। ये कार्बन होता है, कार्बन sp होता है, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ऐसे, जी, ठीक है ये। अब इसी का एग्जांपल देते हुए मैं तुम लोगों को बताया, जो एटम ए बताया तो वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है जी। अभी इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, Cl के हर जगह फ्लोरीन लगा सकते हो, ठीक है, फ्लोरोफॉर्म बोलेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हमारे पास एक कंपाउंड, इसको बोलते हैं क्लोरल, बोलते हैं इसको हम लोग क्लोरल, CHLORAL, क्लोरल, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला लिखा है मैंने CCl3CHO, ठीक है, बट एक्वस फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म में इस फॉर्म में पाया जाता है। देखो, तुम लोग को मैंने जैसे ये बताया, इसके हिसाब से ये Cl3 यहाँ पे जुड़े हुए ऐसे,
ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है डबल बॉन्ड H, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। बट एक्वस फॉर्म में, इन एक्वस फॉर्म ये ऐसे पाया जाता है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो सब लोग। होता क्या है कि एक कार्बन पे अगर OH ग्रुप, दो OH ग्रुप आ रहे हैं एक ही कार्बन पे, ठीक है। अगर एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप आ रहे हैं, यानी कि ये जो आपका जो कंपाउंड होता है ये अनस्टेबल होता है, काफी अनस्टेबल होता है ये। यानी कि एक कार्बन पे दो OH ग्रुप नहीं आते, यानी कि हाईली अनस्टेबल होता है। जिसके कारण क्या होगा, इसमें से वाटर निकलेगा H2O, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और अल्टीमेटली तुम देखोगे तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O। और यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन इंक्लूड कर दूं, यहाँ पे 4 बॉन्ड होते हैं ना कार्बन पे, और इसमें एक बॉन्ड लगा दो हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड H। ये तो एक तरह से एल्डिहाइड बन गया। यानी कि कभी भी एक कार्बन पे दो OH ग्रुप आ रहे हैं, यानी कि हाईली अनस्टेबल सिचुएशन है, और इसके वैलेंसी में अगर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है यहाँ पे, तो एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा है तो एक्वस फॉर्म में ये वाला जो कंपाउंड होता है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि तुम लोगों को मैंने अभी क्या बताया कि एक कार्बन पे दो OH ग्रुप नहीं हो सकते। और तुम देख सकते हो कि इसकी जगह हम इसको देखते हैं, कार्बन के साथ दो OH ग्रुप लगे हुए, यानी कि हमारे हिसाब से ये तो अनस्टेबल होना चाहिए, और अल्टीमेटली कंपाउंड ये बन जाना चाहिए, जबकि ऐसे इस फॉर्म में नहीं बनता, ये इस फॉर्म में ही रहता है। इसकी एक वजह क्या है, इसकी एक वजह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखना, होता क्या है कि जनरली हम मानते हैं कि अनस्टेबल होता है, बट एक केस ऐसा होता है जहाँ पे स्टेबल होता है, कार्बन पे वो दो OH ग्रुप हो सकते हैं, इट इज ओनली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा एक बार चेक करते हैं। देखो बेसिकली क्या है ना, ये हाइड्रोजन है OH, और ये OH ऐसे। अब ये देखो, कार्बन ये जो ऑक्सीजन के साथ है, हाइड्रोजन जो कोवलेंटली बॉन्डेड है, देखो HO कोवलेंटली बॉन्डेड है ना, देखो HO कोवलेंटली बॉन्डेड है, यही वो बात हो रही है। देखो यहाँ पे, देखो ऐसे कुछ मैंने बताया, देखो ये वाला पार्ट है HO कोवलेंटली बॉन्डेड, ठीक है। अब ये किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है इस क्लोरीन के साथ, यानी कि ये हो गया एटम A, दिस कॉल एटम A, और ये भी एटम A है, ठीक है। जिसके पास लोन पेयर होता है क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन इसके साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण हम बोल सकते हैं स्टेबल है। एक कार्बन पे दो OH होना स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। और तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो साइक्लिक चेन बन रही है, इसको बोलते हैं चिलेट। ये रिंग फॉर्म हो रहा है, देखो ये पूरा एक रिंग फॉर्म हो रहा है, ये भी एक रिंग फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब इसमें कितने मेंबर रिंग बन रहे हैं देख लो, इस कार्बन के साथ देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जो ग्रुप है, 5 जो एटम्स है, ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक रिंग बना रहे हैं, इसको बोलते हैं चिलेट। ये रिंग फॉर्म कर रहे हैं, 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं चिलेट। ये चिलेट है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ पे चिलेट के बारे में पढ़ेंगे। चिलेट मतलब रिंग फॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी यही है सेम, 5 मेंबर रिंग है, यानी कि दो चिलेट आ गए यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरह से बात क्लियर हो गई। बट अगर मान लो सिचुएशन में ऐसे क्रिएट करता, समझना मेरी बात को, अगर मान लो कि यहाँ पे इस कार्बन के साथ एक भी क्लोरीन ना हो, यहाँ पे कोई क्लोरीन ना हो, और मैं इसको ऐसे बना के रखूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे बना दूँ, बस क्लोरीन को हटा के हाइड्रोजन लगा दिया, इन दैट केस ये वाला जो कंपाउंड है वो अनस्टेबल माना जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है एटम A तो नहीं हो सकता,
ये तो गलत है, क्योंकि इसका लोन पेयर नहीं है हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, यानी कि ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। और ये क्या करेगा अल्टीमेटली, वाटर लॉस करेगा, वाटर का लॉस होगा। देखो CH3 है, ये CH3 पूरा, और क्या बनेगा, डबल बॉन्ड OH, ये आ जाएगा एल्डिहाइड। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण, यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, चलो, तो ये अपना डन हो गया, अच्छे समझ लिया हमने सारी चीज़ें, इसको मैंने समझा दिया तुम लोगों को, इसमें भी हमने देखा। अभी हम जब क्वेश्चन और अप्लाई करेंगे सही में आएगा। ठीक है, देखो जैसे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स पढ़ रहे हैं। एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ईदर द सेम और डिफरेंट कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनता है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगा, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो सेम मॉलिक्यूल हो चाहे वो डिफरेंट मॉलिक्यूल हो। ठीक है, जब वो आपस में चेन बनाते हैं, चेन मतलब क्या होता है कि जैसे अपना ये HF है, ये HF है, ये HF है, ये लगातार क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। देखो ये इंटरमॉलिक्यूलर है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक लाइन से लोग खड़े हैं, एक लाइन से सबके सब एक लाइन से खड़े हैं, ठीक है ऐसे, और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, एक ही लाइन से सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, ये इसने हाथ इसका हाथ पकड़ा है, इस बंदे ने इसका हाथ पकड़ा है, इस बंदे ने इसका हाथ, इस बंदे ने इसका हाथ, एक दूसरे का हाथ पकड़ना ही मतलब क्या है, एक चेन बना रहे हैं, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो ये सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो कि एक जैसे दो बंदे, अगर दो बंदे होंगे एक ही जैसे होंगे, ट्विंस मान लो, तो उसको बोलते हैं होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर दो डिफरेंट लोग हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हेट्रोमॉलिक्यूलर हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से। और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा का मतलब ये होता है कि एक बंदा है, उसने अपना हाथ पकड़ रखा है, अपना हाथ पकड़ रखा है ऐसे, सामने से ऐसे हाथ पकड़ रखा है ऐसे। ठीक है, यानी कि एक बंदा जो अपना ही खुद का हाथ पकड़ रखा है, उसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो बहुत सारे लोग हैं एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, तो उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि हमारे पास HF हो गया, सेम कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। जैसे H2 HF हो गया, H2 हो गया, NH3 हो गया, ROH हो गया, RNH2 हो गया, CH3COH हो गया, वेपर के फॉर्म में। ये आपस में क्या बनाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, होमो बनाते हैं। वैसे एग्जाम में ना ये होमो हेट्रो जाता आता नहीं है, तो हम लोग इसको ओवरऑल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मान के चलेंगे अभी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंडीशन बता दी मैंने, कि हाइड्रोजन के साथ कोवलेंटली बॉन्ड कौन होगा, कोवलेंट बॉन्ड कौन शो करेगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। चेक कर लो, किसी में भी देख लो, इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, देखो सबके साथ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ तो FON फोन होंगे ही होंगे, तब जाके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, अगर हम बात करें CH3COH की, ये वेपर फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में, ये बनाता है डाइमर। ठीक है, ये आपस में डाइमर बनाते हैं। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH। ठीक है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH आएगा, और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O। अब चेक करो और बताओ, देखो कोवलेंटली बॉन्डेड है OH, और ये एटम A है, इसका लोन पेयर है, ये इसका बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो ये एटम A है, ये OH है, कोवलेंटली बॉन्ड, ये बनाएंगे आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये आपस में बना रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको बोलते हैं कि हम लोग, इसको बोलते हैं डाइमर। ये डाइमर फॉर्म कर रहा है। एक्चुअल में होता क्या है भाई, जो एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, इसको अगर हम इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे, डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, लैंग्वेज देख लेना, मैं बोल रहा हूँ खुद, एसिटिक एसिड डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, इट अंडरगोस
डाइमराइजेशन। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाके क्या बनाते हैं, ये हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जिसको डाला जाता है तो ये बनाते हैं कि आपके मतलब डाइमर बनाते हैं और डाइमराइजेशन बोल सकते हैं इसको। जब एसिटिक एसिड को पानी में डालोगे तो एसिटिक एसिड तो भाई क्या करेगा, आयंस के फॉर्म में टूटेगा, ये पानी में डालो ये आयंस प्रोड्यूस करेगा CH3CO-H+। बट जैसे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालोगे तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि डाइमर बनाएगा। ठीक है, पानी में का क्या होता है, पानी पोलर होता है तो एसिटिक एसिड भी पोलर होता है, तो पोलर पोलर को डिसॉल्व कर सकता है। इसमें आपस में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से तुम HF का निकाल लो, H2 का निकाल लो, NH3 का निकाल लो। जैसे H2 कैसे करेंगे देखो, ये ऐसे इसको रिपीट करो, ऐसे HOH रिपीट करो, ये आपस में बनाएंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एल्कोहल की, ROH, जैसे मैं इसको लिखता हूँ OH, यहाँ पे R आएगा, OH यहाँ पे R आएगा, ये R है। ठीक है, ये बना रहे आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। डिफरेंट कंपाउंड के अगर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे उसको बोलते हैं हेट्रो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का ही पार्ट है। वैसे तुम लोगों को याद है अल्कोहल को पानी में डालते तो अल्कोहल पानी में हाईली सॉल्युबल है, क्योंकि अल्कोहल पानी के साथ इसलिए मिक्स हो पाता है क्योंकि अल्कोहल वाटर के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, लाइक हमारे पास ये है, ये अपने पास है अल्कोहल, ये है वाटर H2O। ठीक है, ये भी अल्कोहल हो गया, ये वाटर हो गया। देखो ये चेन बनती जाएगी ऐसे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं आपस में, देखो ये इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हो गया। चलो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, तुम लोगों को आना चाहिए सब। ये सारी चीजें हो गई अपनी। ठीक है, अब देखो सब लोग नेक्स्ट, मैं तुम लोगों को क्वेश्चन कराता हूँ पहले। तो एक क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये है, हमारे पास एटम ए है, ये मतलब ए वाला जो मैं तुम लोगों को बताया था। ठीक है, ए है और ये हमारे पास H है। और देखो ये हाइड्रोजन जो है इससे कोवलेंटली बॉन्डेड है। अब तुम लोगों को दिख गया कि हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड इससे, तो यहाँ पे तुम लोग को जानते हो कि यहाँ पे FON फोन आएगा केवल, है ना, स्मॉल साइज वाले एलिमेंट्स। यहाँ पे डॉटेड आ गया, यानी कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इससे साथ, यानी कि यहाँ पे आएगा फोन, और साथ में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Cl, ये। ठीक है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट है। ठीक है, ये ए और एच के बीच का बॉन्ड एनर्जी है एक्स, ये एक्स है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स। यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ वाई है। ठीक है, तो ये बी का मतलब बॉन्ड एनर्जी है। तो बताओ किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ वाई, यानी कि ये तो सही है, ये सही बोल सकते हैं हम क्योंकि कोवलेंटली बॉन्डेड है। ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड होता है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, देन आता है कोवलेंट बॉन्ड, देन आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर आता है आपका डायपोल डायपोल फोर्स, फिर आता है डायपोल इंड्यूस डायपोल, डायपोल आयन डायपोल, फिर उसके लास्ट में आता है डिस्पर्जन फोर्स जिसको हम बोलते हैं कि लंदन फोर्स। ये सारे होते हैं ऑर्डर के फॉर्म में ऐसे। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड में कोवलेंट बॉन्ड को लिखेंगे हम। और इसी में तुमसे पूछा गया
कि बताओ इसका बॉन्ड, दोनों में से किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्स और बॉन्ड लेंथ ऑफ वाई में कंपेयर करो। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, है ना? तो भाई इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज इसका, इन दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ कम होगा। अट्रैक्शन कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो वाई है उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो इसको स्टार्टिंग में लिख दो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये लिख लो कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। अब पूछा गया कि भाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ वाई, क्या ये पॉसिबल है? बताओ कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड कभी एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं कि इनकी एनर्जी कभी बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती ना। है ना? बट ये गलत है, ये हो सकता है, दिस कैन बी पॉसिबल। अभी बताता हूँ, पहले इसको देख लो। बॉन्ड एनर्जी ऑफ वाई जो है बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स से कभी ज्यादा नहीं हो सकता, ये बात फैक्ट है कि कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्ड से ज्यादा नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ वो देखते हैं एक बार, इसका मतलब मैं समझा दो तुम लोगों को। देखो, एक कंपाउंड है अपने पास, जैसे तुम लोग को जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे HCl को पानी में डाला तो H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। HI को पानी में डाला तो ये H प्लस और I माइनस के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। HBr को पानी में डाला, ये H प्लस और I माइनस के फॉर्म में Br माइनस के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। बट जब HF को पानी में डालते हैं ना तो ये H प्लस और F माइनस प्रोड्यूस नहीं करता, ये गलत है। ये तीनों सही है बट ये गलत है। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, हमारे पास एक कंपाउंड होता है KHF2, ये सॉल्ट के फॉर्म में होता है KHF2। ठीक है, जब इसको ब्रेक करोगे तो हमें मिलेगा K प्लस और एक मिलेगा हमें HF2 माइनस, ऐसा मिलता है हमें। ठीक है, यानी कि डाई फ्लोराइड के फॉर्म में होता है ये। डाई फ्लोराइड के फॉर्म में होता है ये। और ये बनता कैसे, ये हमारे पास KF है और ये हमारे पास है HF लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, दोनों को आपस में रिएक्शन, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और जब रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे K प्लस और ये बनाएगा HF2 माइनस। यानी कि ओवरऑल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं KHF2, ऐसे। यानी कि इस फॉर्म में होता है मेनली, यानी कि इस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब इसको समझो अच्छे से। इसमें से अगर देखा जाए, इसको देखना आप सब लोग, इसमें ध्यान देना। इसमें से तो एक होगा आपका HF, एक होगा HF। ठीक है, इसमें से एक HF होगा और एक होगा आपका F माइनस, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे, क्या बना रहे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब तुम लोग देख रहे हो आपस में जुड़े क्यों है, वो इसलिए जुड़े हैं, जिसे कोवलेंट बॉन्ड बोला मैंने इसको, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। दोनों की जो एनर्जी है ना वो सेम है, दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों की एनर्जी सेम है। यानी कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों की एनर्जी सेम, एनर्जी लगभग सेम है। यानी कि हम इसको, अगर मैं इसको बोलूं, मैंने क्या लेट किया था इसको, कोवलेंट को मैंने एक्स लेट किया था और इसको मैंने लेट किया था वाई, यानी कि एक्स की और वाई की एनर्जी लगभग सेम है। जी, ये इस केस में पॉसिबल होता है।
क्लियर हो गया तुम लोगों को? ये बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखा जाए अब तो ये सही है। ये पॉसिबल कब होगा? जब हमारे पास ये केस आएगा, जब ये वाला केस होगा। अब मैं और क्वेश्चन कराता हूँ और अच्छे से क्लियरिटी आएगी टॉपिक में फिर। ठीक है, लाइक इसी को उठा लें। इसी क्वेश्चन को उठाते हैं। चलो बताओ, इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, तुम लोगों को करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। अगर इस वाले में गौर करो तो ये तो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है ना? यानी कि अगर इन सब में कॉमन करो इसमें अगर तुम लोग कंपेयर करो तो तुम लोग को पता होना चाहिए, लाइक फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछा जाए तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, अब इनमें कंपेयर करो। इसमें देखा जाए तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। यानी कि बी और डी तो केस हो ही नहीं सकता, है ना? अब बचा कौन? ए और सी बचा। ठीक है, अब इस तरफ देखो, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे भी आता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये। ठीक है, अब इसमें गौर करना सब लोग। यहाँ पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये हो गया आपका ए पार्ट। ठीक है, ये वाला ए पार्ट हो गया जो इसके साथ क्या बना रहा है? कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। यानी कि इस वाले में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे अगर फ्लोरीन हो सबसे पहले फ्लोरीन को लिखते हैं। फिर हाइड्रोजन के साथ को हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा इनमें से फास्ट? ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास आता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आता है क्लोरीन। ठीक है, तो इनमें कंपेयर किया जाए नेक्स्ट। ठीक है, कंपेयर किया जाए तो सबसे अच्छी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किससे ज्यादा है? कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? क्लोरीन को भी भूल जाओ। कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता, मतलब लोन पे दे सकता है टेंडेंसी? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, हैव अ टेंडेंसी, हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देखो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो तो अपने तरफ अपने पास जो लोन पेयर है वो देगा ही नहीं सामने वाले को, क्योंकि ज्यादा ताकतवर है, तो अपना लोन पे क्यों देगा? ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैव अ पुअर टेंडेंसी, पुअर टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट इस रेस से ना मैं फ्लोरीन को हटा रहा हूँ। फ्लोरीन में भले ही लोन पे देने की टेंडेंसी नहीं हो, बट ये सबसे ज्यादा क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन की ही बात करेंगे यहाँ पे मेनली। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कंपेयर किया जाए तो नाइट्रोजन जो है आसानी से क्या कर सकता है? लोन पे दे सकता है आसानी से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कंपेरिजन में? नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ये रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी एटम है वो या तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन में से देखेंगे।
तो सबसे अच्छी टेंडेंसी किसकी है लोन पे देने की, वो है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अब इनमें देखो ए और सी में से अगर देखा जाए तो भाई इनके कारण तो मैच टाई हो गया। मैच का फैसला किससे करेंगे कि भाई दोनों में से कौन अच्छी टेंडेंसी रखता है लोन पे देने की। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, सी, क्योंकि सी वाला जो है नाइट्रोजन ये आसानी से इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है। मान लो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या करेगा, और कार्बन हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, जिसके कारण नाइट्रोजन जो है अपना लोन पे इसको आसानी से देगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, और नाइट्रोजन भी चाहेगा उसको लोन पे देने के लिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। बट अगर मैं तीनों को चारों को अगर मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, तो चारों में से सबसे बेस्ट कौन सा है, तो भाई मैंने लिखा सी। ठीक है, फिर आएगा ए, नो डाउट कि ए ही होगा। अब इनमें कंपेयर करो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम हो गए, अब मैच तो इनके बीच का टाई हो गया। तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा आपका नाइट्रोजन, यानी कि बी ऑप्शन। फिर आएगा आपका डी। कभी कभार ऑर्डर भी पूछा गया तो आंसर लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, इससे स्ट्रेंथ पता कर सकते हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ किससे ज्यादा होगी इनमें से, सी, फिर ए, फिर बी, फिर किसकी होगी, डी की। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर के हिसाब से हम लोग ने यहाँ पे प्रेफर किया ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यहाँ पे देखेंगे टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये यहाँ पे टेंडेंसी देखेंगे, बस फ्लोरीन को छोड़ गया, फ्लोरीन को इंक्लूड नहीं करना है यहाँ पे हमें। अब इस पर बेस क्या क्वेश्चन बनता है एक और देखते हैं। या तो ये लिख लिया क्या, जरा से रिप्लाई करो, ये लिख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, एक तो ये हो गया ए। अच्छा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इनमें तुम लोगों को बताना है बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, मतलब बॉन्ड एनर्जी के बारे में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बॉन्ड एनर्जी मत लिखना यहाँ पे बॉन्ड लेंथ के हिसाब से इसको लिखूंगा एक्स पिकोमीटर, मतलब बॉन्ड लेंथ है, ये वाई पिकोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए बी सी डी ले लो, थोड़ा सिंपल रहेगा, एक्स वाई जेड करने से कुछ फायदा नहीं। ए बी सी, ये सी पिकोमीटर है। लेंथ की बात करो, बॉन्ड लेंथ, ये डी पिकोमीटर है, और ये ई पिकोमीटर है। बॉन्ड लेंथ के हिसाब से तुम लोगों को बताना है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने जो स्टडी किया वो है बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से पहले इसको अरेंज करते हैं, फिर बॉन्ड लेंथ के हिसाब से इसको उसका ऑपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो अभी तो हम बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से देखते हैं। तो बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी इसमें से, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, तो इसको उठा लो। ठीक है, तो भाई बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ए की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है ना। मैंने बोला था फ्लोरीन को हटा देना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेट टेंडेंसी में से। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को काउंट कर लेना। अब इसके बाद कौन आएगा, बी आएगा।
अब नेक्स्ट देखो, मोस्ट उसके सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है। इसको तो हम सबसे लास्ट में रखेंगे मतलब। तो बताओ इन दोनों में से कौन होगा? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी अच्छी है तो सी होगा, फिर आएगा डी और लास्ट में कौन आएगा? ई। ये हो गया बॉन्ड एनर्जी। अगर बॉन्ड लेंथ के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ए की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर कौन आएगा आपका? ई। बताओ क्लियर हो गया? ये बॉन्ड लेंथ के हिसाब से मैंने अरेंज किया है। ये बॉन्ड लेंथ है। पिकोमीटर मतलब क्या है? पिकोमीटर तुम लोग को ऑलरेडी पता है, एक पिकोमीटर का मतलब 10⁻⁻12 होता है मीटर। ठीक है। हो गया? चलो, तो यहाँ तक तो अपना डन हो गया पूरा। अभी मैं एक चीज और बताता हूँ आगे का, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट है आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया था, इंटर में क्या होता है कि भाई मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ईदर द सेम और डिफरेंट कंपाउंड। ठीक है। बट इस केस में हम ये बोल सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, फॉर्म विद इन अ सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में एग्जाम्पल तो हमारे पास कई सारे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपने पास एग्जाम्पल क्या, जैसे ओ OH है, ठीक है, फिनॉल है, और यहाँ पे मेरे पास फ्लोरीन है। तो बताओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कोवलेंटली बॉन्ड है और फ्लोरीन एक एटम ए है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा। ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और ये मॉलिक्यूल के अंदर ही बन रहा है, अपने मॉलिक्यूल के साथ ही क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो, ऑर्थो फ्लोरो फिनॉल। ठीक है। नेक्स्ट Cl है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। क्या नाम देंगे? ऑर्थो क्लोरो फिनॉल। ये एक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे OH है, ये हो गया। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है।
ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ कंपाउंड के नाम सुने होंगे, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, इसको बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। ये एक रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, जिसको बोलते हैं रायमंड डायमंड रिएक्शन। वहां पे सैलिसिल एल्डिहाइड बनाते हैं ये। इसको अगर मैं इसको स्ट्रक्चर को ऐसे ओपन करूं, यहाँ पे OH है, C डबल बॉन्ड हुए, तो ये आपस में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। देख लो, है ना, ये एटम A है, OH है, कोवलेंटली बॉन्डेड है। नेक्स्ट, एक होता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड होता है, ये वाई है, सैलिसिलिक। ये है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है, इस नेम रिएक्शन को बोलते हैं, जिसमें ये बनता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कोल्बिस रिएक्शन या कोल्ब्स रिएक्शन बोलो। देखो ये, तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, ठीक है। इसको लिख के नोट डाउन करो फटाफट। हो गया, ग्रेट। ये कितने मेंबर रिंग बना रहे देख लो। ये बेसिकली जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, इसमें चिलेट फॉर्म होता है, रिंग फॉर्मेशन होता है, रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन मतलब चिलेट। तो अभी थोड़ी देर पहले अगर तुम लोग को याद हो, तो मैंने वहां पे क्लोरल लिया था, वो भी एक तरह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक एग्जाम्पल है, जो अभी पढ़ाया था मैंने क्लोरल वाला। ये देखो, ये भी एक तरह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जाम्पल है, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है। अब तुम लोग सोचोगे सर ये वाला क्यों नहीं हो रहा, ये बेसिकली मॉलिक्यूल के अंदर नहीं हो रहा है, ये दो मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड है। बट क्लोरल के केस में मॉलिक्यूल्स के अंदर हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, मॉलिक्यूल्स के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, देखो। देखो ये मॉलिक्यूल के अंदर है, कोई दो मॉलिक्यूल तो लिए नहीं हमने। आप बताओ ये कितना मेंबर रिंग बनाएगा, चिलेट है तो। देखो ये कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग लिख लेना। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग इसमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 मेंबर रिंग, ठीक है। इस वाले में, सॉरी, इस वाले में 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग। इसमें भी 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग, ठीक है। 6 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग जो रिंग स्ट्रक्चर होता है, इससे क्या होता है, इसको स्टेबिलिटी मिलती है। 3 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता, अगर बनेगा तो अनस्टेबल होगा बहुत ज्यादा। पहली बात तो बनेगा ही नहीं वो, ठीक है। ज्यादा क्लियर हो गया। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हमने डन कर लिया। अब इसमें एक नोट कर लेना कि भाई अगर हम बात करें कि इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा कब बनेगा,
जो हमारे पास ऑर्थो होगा, ऑर्थो वाला हमेशा इंट्रा बनाता है, कंडीशन भी होनी चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। और इंटर के लिए या तो हमारे पास पैरा होगा या तो होगा ऑर्थो या तो मेटा होगा, पैरा या तो मेटा। जैसे इसका एग्जांपल लिया था ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, कहा गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल लिया था, इसी में एक होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। जैसे एग्जांपल लिया था इसका मैंने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, अभी नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। पैरा नाइट्रोफिनॉल ये वाला, ये बनाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कुछ ऐसे बनाता है ये OH है, N है, डबल बॉन्ड O, और ये आपका ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक और मॉलिक्यूल बनाओ इसका ऐसे, ये आपस में बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो ये बनाते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। बेसिकली हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इसमें लिखा है पहला पॉइंट, सॉलिड HF और HF होल N शो जिगजैग चेन हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। यानी कि जो HF होता है सॉलिड फॉर्म में, ये क्या बनाता है भाई, ये एक बड़ी सी चेन बनाता है, ठीक है, एक बड़ी सी चेन बनाता है, पॉलीमेरिक फॉर्म के फॉर्म में बनाता है ये, और ये जिगजैग फॉर्म में होता है। जिगजैग फॉर्म कैसे होता है देख लो, ये तुम लोगों को दिख रहा है ना, ये क्लियरली विजिबल हो रहा है तुम लोगों को? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये HF है, HF, ठीक है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस फ्लोरीन के साथ दूसरे मॉलिक्यूल जो फ्लोरीन है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, यानी ये डॉटेड लाइन के आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर इसके बाद ये HF हो गया, ये हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ये देखो ये सॉलिड लाइन है, ये सॉलिड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, तो ये जिगजैग फॉर्म में देखो ऐसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने ऐसे लिखा है, मतलब यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ऐसे, n नंबर ऑफ HF का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, और एक जिगजैग फॉर्म में स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों के जेई में पूछा गया है, जेई नीट में, तो ध्यान रखना अगर ये पॉइंट आता है एग्जाम में कि भाई HF जो है कौन सा शेप, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा चेन बनाता है, तुम बोलोगे जिगजैग फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। इसमें याद रखो इनके बीच का एंगल क्या है, देखो ये एंगल देखो यहाँ पे, हाइड्रोजन फ्लोरीन हाइड्रोजन, इनके बीच का जो एंगल है वो है 116 डिग्री, इनके बीच का एंगल, ठीक है, ये ध्यान रखना, इनके बीच का एंगल है, गॉट इट। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग आइस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, H2O सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो जो आइस होता है बेसिकली, जो H2 होता है बेसिकली वो नेटवर्क फॉर्म करता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म करता है, ठीक है। तो केज लाइक हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर ऑफ आइस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। लाइक तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे पास H2 है, ये देखो ये H2, इसकी बात करते हैं, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। इसके बाद दो हाइड्रोजन है, दो कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ दो लोन पेयर तो होते ही अपने, है ना, तो ये दो लोन पेयर अभी फिलहाल के लिए फ्री है, ये मान के चलो, ठीक है। अब जैसे ये ऑक्सीजन के साथ ये दो हाइड्रोजन एटम्स है, ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम्स है, इस तरह से इन्वॉल्व है। इसके जो दो लोन पेयर होते हैं, एक ऑक्सीजन एटम के जो दो लोन पेयर है, वो सामने वाले हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तुम लोगों को मैंने बताया था, अगर तुम लोगों को याद हो कल की क्लास में, पहली बात तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कोवलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन ने कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो ये वाला जो है ऑक्सीजन जो है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, यानी कि इसके बाद लोन पेयर भी है। अब इसका लोन पेयर भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो पहला तो ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, मतलब हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ये कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद ऑक्सीजन के जो 2 लोन पेयर बचे वो हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करवाएगा। यानी कि जो लोन पेयर है, ठीक है, इसका जो लोन पेयर है इसके पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होने के कारण ये लोन पेयर इसकी तरफ जाएगा और इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। यानी कि तुम देख सकते हो कि जब हम H2O सॉलिड की बात करें, ठीक है, तो इन दैट केस ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है टोटल, देख लो कितने बॉन्ड बना सकता है, मतलब मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है। तो तुम देख सकते हो 1 2 3 4, ये 4 मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है। और इसको हम बोलते हैं सर कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है तुम लोगों को, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन जो है 4 हाइड्रोजन से सराउंडेड है, 1 2 3 4, यानी कि इसको हम बोलेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है एक एटम से कितने एटम सराउंडेड है। अगर ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम मान रहे हो तो सेंट्रल एटम से कितने एटम सराउंडेड है, तो 4 है। इसी तरह से तुम देख सकते हो नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं आपस में, ठीक है। और ये एक और चीज क्या है, ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, देखो ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है इस तरह से। टेट्राहाइड्रल के बारे में तुम लोग जानते हो ऑलरेडी, ठीक है। तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर है हमारे पास, और ये केज लाइक जो स्ट्रक्चर बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बनता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपस में केज बना रहे, देखो एक है ना, ये केज बना रहे इस तरह से, ये केज है, ठीक है। ये केज बनता रहेगा ऐसे आगे तक, ऐसे। और इनके बीच में गैप जो नजर आ रहा है, जो ये गैप नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, वैकेंट स्पेस, यानी कि इसको बोलते हैं वॉइड। इसको वॉइड बोलते हैं हम। वॉइड्स मतलब खाली स्पेस होता है, इसको कैविटी भी बोल सकते हैं हम। खाली स्पेस यानी कैविटी, यानी कि वॉइड्स बोल सकते हैं। और ये केज फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और जब ये केज फॉर्म में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम बोल सकते हैं ये 3 डायमेंशनल टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है इनका। 3 डायमेंशनल टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। आइस का जो स्ट्रक्चर वो 3 डायमेंशन टेट्राहाइड्रल होगा। और ये 3D नेटवर्क होगा। 3D नेटवर्क हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ठीक है, फॉर्म फॉर्म केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका अगर तुम एक्चुअल स्ट्रक्चर देखोगे कुछ ऐसे दिखता है, ये हमें देखो ये केज लाइक स्ट्रक्चर है, पूरा बंद हुआ है, ठीक है। आगे हम बढ़े इसमें, अगर हम कंपेयर करें अब नेक्स्ट, हमारे पास है H2O लिक्विड और हमारे पास है H2O सॉलिड जिसको बोलते हैं आइस, ठीक है। तुम लोग जानते हो ना कि हमारे पास H2O लिक्विड है और आइस है, तो आइस को हम लोग अगर वाटर में डालेंगे, लिक्विड में डालेंगे, तो उसके अंदर उसमें फ्लोट करेगा उसके ऊपर, है ना। जो आइस है वो हमेशा वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है, हमेशा तैरता है वो। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो H2O डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड, ठीक है, H2O लिक्विड की जो डेंसिटी होती है H2O सॉलिड से ज़्यादा होती है, डेंसिटी ऑफ H2O सॉलिड, ठीक है। या तो हम बोल सकते हैं आइस का जो डेंसिटी होता है वो वाटर से क्या होता है, लिक्विड से क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण ये फ्लोट करता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं ice float over liquid water because density of ice is less than density of water due to cages in extensively hydrogen bonded in ice, है ना। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, लगातार हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, जिसके कारण तुम देख सकते हो यहाँ पे एकदम क्या होगा, यहाँ पे वॉइड जनरेट होगा। इस वॉइड जनरेट होने के कारण हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह से केज लाइक स्ट्रक्चर बनने से हम बोल सकते हैं कि ये वाटर में क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। इससे और क्या पता लगता है तुम लोगों को, इससे ये एक और चीज पता लगती है इसके ये वॉइड्स होने से हम ये बोल सकते हैं कि जो डेंसिटी होती है ऑफ आइस, देखो इसका एक प्रूफ है, डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो कम हो रही है। आइस की जो डेंसिटी वो कम हो रही है, इसलिए कम हो रही है क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी एंड वॉल्यूम में क्या रिलेशन आ रहा है, इनवर्स। अब तुम देखोगे ये वॉल्यूम में बेसिकली क्या है, ये वॉइड्स है, ये स्पेस ज्यादा ले रहा है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ज्यादा होने से, इसका वॉल्यूम ज्यादा होने से हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी क्या हो रही है, इसकी कम हो रही है, ये होता है, ठीक है। और H2O लिक्विड के केस में क्या होता है, इनके बीच में इनमें वॉल्यूम बहुत कम होता है, बहुत कम होने के कारण डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए वो फ्लोट करते हैं। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि
कि जो H2O लिक्विड है, बेसिकली हमारे पास जो H2O होता है वो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, बाकी मॉलिक्यूल से, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम 4। नेक्स्ट, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है। व्हेन आइस इज मेल्टेड बाय गिविंग हीट, ठीक है, जब आइस को हम मेल्ट करेंगे, जब उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, नंबर ऑफ केजेस यानी कि जो वॉइड्स होंगे वो डिक्रीज करेंगे, वो डिक्रीज करना शुरू हो जाएंगे। क्यों? ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। और इससे क्या होगा, बेनिफिट क्या मिलेगा? अगर बताओ, अगर केजेस कम होंगे, वॉइड्स कम होंगे, यानी कि वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, और इसको जब तक हीट करते जाएंगे तो उस केस में हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता जा रहा है, यानी कि इसके जो वॉइड्स या केजेस वो कम होते जा रहे हैं और डेंसिटी इसकी बढ़ती जा रही है। कब तक होगा? ये तब तक होगा जब तक टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक ना आ जाए। एग्जाम में कब क्वेश्चन आता है ना, कि कभी जनरली तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो H2O लिक्विड है, मतलब जो H2O होता है बेसिक लिक्विड, उसकी जो डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, तुम बोलोगे एट फोर डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस में H2O जो लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, याद रखना। तुमने हीट प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड करने से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हुआ, तो उस केस में जो वॉइड्स है वो कम होने शुरू हुए, डेंसिटी बढ़ी अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम बोल सकते हैं डेंसिटी जो होगी वाटर की वो डिक्रीज करेगी एज थर्मल एक्सपेंशन अकर्स, ठीक है। अब डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप बताओ, तुम और हीट दोगे, हीट प्रोवाइड करोगे, तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो इन दैट केस यहाँ पे एक्सपेंशन केस आएगा, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो बेसिकली क्या होंगे, एक्सपेंड करने शुरू हो जाएंगे, यानी कि उसमें वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस केस में हम बोल सकते हैं डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है, तो इससे डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, D2O फ्लोट ओवर D2O लिक्विड, ये ड्यूटीरियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये हैवी वाटर होता है आपका, ये फ्लोट करता है ओवर D2O लिक्विड, बट जो D2O सॉलिड है इज सिंक ओवर H2O लिक्विड, ठीक है। जो D2O है, जैसे D2O सॉलिड है, ये किसमें सिंक हो रहा है, H2O लिक्विड में सिंक हो रहा है, ठीक है। और ये बेसिकली D2O जो है फ्लोट कर रहा है ओवर D2O लिक्विड। अच्छा ये देखो, अगर मैं इधर H2 लिखता हूँ, मैं लिखता H2O जो आपका सॉलिड है, ये सॉलिड है बेसिकली, ठीक है, D2O सॉलिड है यानी कि H2O सॉलिड मान लो, ठीक है, ये फ्लोट कर रहा है ओवर D2O या H2O लिक्विड, बात तो एक ही पड़ी ना। अगर मैंने बताया था वाटर के केस में H2O जो सॉलिड था वो फ्लोट कर रहा है लिक्विड में, उसी तरह से जो D2 है सॉलिड वो फ्लोट करेगा D2 लिक्विड में, दोनों का सेम रीजन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट इस केस में क्या होगा, D2 जो सॉलिड है वो सिंक कर जाता है, यानी कि डूब जाता है वाटर में, लिक्विड में। अब इसका क्या कारण है वो देख लो। यहाँ पे क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ड्यूटीरियम इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ड्यूटीरियम जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब बताओ, ड्यूटीरियम के साथ एक ऑक्सीजन एटम जुड़ा है यहाँ पे, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है। बताओ भाई, दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कंपेयर करो ड्यूटीरियम हाइड्रोजन में। ड्यूटीरियम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बताओ इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा ड्यूटीरियम में, ठीक है, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसके कारण इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बढ़ेगा। चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि डिफरेंस बढ़ेगा, और चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ेगा, तो इन दैट केस हम बोल सकते हैं क्या, कि भाई ये ज़्यादा अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अभी बताऊँ कैसे। अगर इसको कंपेयर किया जाए ड्यूटीरियम को अगर हाइड्रोजन से कंपेयर करो, तो इन दैट केस हाइड्रोजन में कम पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन में कम नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब बताओ, ऐसे ही भाई हम बोल सकते हैं, लाइक हमारे पास DOD है, यहाँ पे DOD है, ठीक है, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब यहाँ पे डी बोल सकते हैं, डी बॉन्डिंग बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड ले लो क्योंकि उसका आइसोटोप है। तो ये बताओ, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, जिसके कारण इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, यानी कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि इसलिए है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज्यादा है,
इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या कम है, कम है, और इस वाले में क्या बोलेंगे, ज्यादा है। व्हाट इट, अब यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ड्यूटेरियम इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, देयरफॉर change in electronegativity between deuterium and oxygen in D2O is greater and hence strong hydrogen bonding in D2O than in water. वाटर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कम है एज कम्पेयर टू D2O, जिसके कारण हम बोल सकते हैं जो D2O सॉलिड है वो वाटर में जाके सिंक कर जाता है, डूब जाता है वहां पे। ठीक है, सबको सही में आ गया तक। तो लिख लेना यहाँ पे साइड में, अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है D2O का वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू H2O। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट, ये तो अपना डन हो गया। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, लाइक ये तुम लोग से मैंने डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे सॉलिबिलिटी वगैरह सब आती है। ठीक है, विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, एल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल है या एन अमाइन ज्यादा सॉल्युबल है, कोई बता सकता है? इन दोनों में से कौन ज्यादा सॉल्युबल है, एल्कोहल या अमाइन वाटर में? एल्कोहल बेसिकली क्या होता है, ROH है, और ये होता है आपका अमाइन RnH2। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे तुम लोग कि यहाँ पे OH है, यहाँ पे NH है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अगर देखोगे ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कंपेयर करो तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। ठीक है, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस कम होगा। अब बताओ उसके कारण क्या होगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज कम यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम होगा, यानी कि इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी वाटर के साथ वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू दिस। तो इसलिए हम बोलते हैं अल्कोहल जो है वाटर में आज हाईली सॉल्युबल होता है एज कम्पेयर टू अमाइन। अमाइन भी वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आप कंपेयर करूँ, ये तो हमें सही में आ गया कि भाई यहाँ पे जो आपका सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अल्कोहल है जो आपका हाईली सॉल्युबल एज कम्पेयर टू अमाइन। बट अमाइन के भी अपने एक वो होते हैं, कैटेगरी होती है, लाइक एक होता है आपका प्राइमरी अमीन, एक होता है आपका सेकेंडरी अमीन, और एक होता है आपका टर्शियरी अमीन। ठीक है, देखो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी है। अब तुम लोग मुझे बता सकते हो तीनों में से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा आपस में? चलो आपस में छोड़ो, वाटर के साथ कौन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? अगर मैं सॉलिबिलिटी की बात पूछूं तुम लोगों से, तो सॉलिबिलिटी में वाटर के साथ, वाटर में कौन आसानी सॉल्युबल होगा, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी? अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करें भाई, यहाँ पे अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कोवलेंटली बॉन्ड होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए हाइड्रोजन, बट यहाँ पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, दो। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे जीरो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी में ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, अगर यही सेम अगर मैं पूछूं तुम लोगों से बॉइलिंग पॉइंट के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या बोलते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट में ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, प्राइमरी आपस में बना रहा है, ये आपस में बना रहा है, ये भी। ठीक है, बट इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ये भी देखना। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट,
ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा इनमें से? ऑब्वियसली बात है प्राइमरी का ही ज़्यादा होगा। प्राइमरी वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी, क्योंकि ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। और अगर मैं यहाँ पे वोलेटाइल नेचर की बात करूँ, वोलेटाइल नेचर की बात करूँ, कौन आसानी से वोलेटाइल होगा, वेपराइज होगा? तो हम बोलेंगे टर्शरी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं बना रहे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है वो बेसिकली वोलेटाइल नेचर उसका अच्छा होता है ना। सबसे बेस्ट एग्जांपल मान के चलो हमारे पास है पेट्रोल और वाटर है। तो पेट्रोल और वाटर में कौन आसानी से इवापोरेट हो सकता है? तो हम बोल सकते हैं सर पेट्रोल आसानी से इवापोरेट करेगा, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एज कम्पेयर टू। तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अभी लाइट चली गई ना यहाँ पे, तो शायद से देख लो एक बार, प्लीज कंफर्म करो सेल्फ जल्दी से। आवाज आ रही है तुम लोगों को मेरी? हम्म। सबसे बेस्ट एग्जांपल है H2O, ये मैं बताने वाला था। ये हमारे पास वाटर है और ये हमारे पास अल्कोहल है। अल्कोहल और वाटर में कंपेयर करो। ठीक है, अगर मतलब वो अल्कोहल को पानी मिक्स करता हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे दोनों, मतलब मुझे अल्कोहल अलग चाहिए, मुझे वाटर अलग चाहिए। ठीक है, तो बताओ क्या करेंगे हम? दोनों को सेपरेट करने के लिए हम इसको गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो सबसे पहले कौन इवापोरेट करेगा? इवापोरेट वो करेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यानी कि अल्कोहल का बॉइलिंग का पॉइंट कम होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका, बॉइलिंग पॉइंट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये तो होता है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। यानी कि जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। यानी कि वेपर ज़्यादा नहीं बना पाएगा, और अगर ज़्यादा वेपर नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, अगर हम बात करें इवापोरेशन की, तो इवापोरेट कौन आसानी से होगा? अल्कोहल। तो वही बात है, क्योंकि वाटर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो, अगर हम बात करें इन दो क्वेश्चन की, ये दो क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये तुम लोग पढ़ोगे पी ब्लॉक में, बट अभी इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड में इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड की, जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड की एप्लीकेशन होगी, ठीक है, उसके रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे देख लो सब लोग अच्छे से एक बार। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूछा गया है कि इसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, HF, HCl, HBr, HI। ये 17th ग्रुप एलिमेंट है, ये 17th ग्रुप एलिमेंट है। ठीक है, अब चारों में कंपेयर किया जाए तो उससे पहले ये भी समझ लो कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स, एक तो ये होता है। ठीक है, जिसमें हम बेसिकली मेनली देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट, मॉलिकुलर मास या मोलर मास, और करके मॉलिकुलर साइज, इन पे डिपेंड करता है। ठीक है,
मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग आंसर या तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस में दे सकते हैं, या तो मॉलिक्यूलर मास के बेसिस में दे सकते हैं, या मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस में। अगर इन चारों में कंपेयर किया जाए, ठीक है, तो भाई बताओ HF, HCl और HBr में और HI में अगर साइज के बेसिस में देखा जाए, साइज किसका सबसे ज्यादा है? सब में कॉमन है हाइड्रोजन, तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। अगर आयोडीन का साइज बड़ा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? मतलब आयोडीन का साइज बड़ा है, इसका मतलब मोलर मास ज्यादा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? फिर HF का होना चाहिए, क्योंकि इसका मोलर मास सबसे कम है। बट तुम लोग को मैंने ऑलरेडी बताया था कि HF जो है सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है ना। HF का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑर्डर के हिसाब से सब लोग ये सोचते हैं कि भाई ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, बट आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे होगा HF, फिर आएगा आपका HI। अब यहाँ पे कौन डोमिनेटिंग फैक्टर होगा? आपका साइज। साइज डोमिनेटिंग फैक्टर होगा HBr, और यहाँ पे आएगा HCl। ये है आपका आंसर। अब यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो ना कि बेसिकली आंसर किस बेसिस में दिया जा रहा है। ये बेसिकली इसलिए पहले आया क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा डोमिनेट करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड डोमिनेट्स ओवर मोलर मास। मोलर मास के ऊपर हावी होगा ये। बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी आंसर दिया गया है वो सब मोलर मास के बेसिस में दिया गया। ठीक है, सेम इसके साथ भी ऐसी है, सेम ऑर्डर लगाना है ऐसी। ठीक है, इनमें भी ऐसी है। H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा। फिर आएगा ये वाला टेलुरियम वाला H2T, फिर साइज सबसे बड़ा है। फिर H2Se, फिर आएगा H2S। ये ठीक है, इस तरह से। क्लियर है सबको? एक क्वेश्चन और आता है, 15 ग्रुप एलिमेंट है। ये आपका है 16 ग्रुप एलिमेंट। अब मैं तुम लोगों को 15 ग्रुप एलिमेंट की बात बताता हूँ। NH3, PH3, SbH3, ASH3 है, SbH3 है, BiH3। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाने पे अगर देखा जाए तो इस केस में BiH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और असल में देखा जाए ना तो ऑब्वियस सी बात है कि BiH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। फिर SbH3 आएगा, फिर आएगा यहाँ पे अमोनिया NH3, फिर आएगा फॉस्फिन, सॉरी, फिर आएगा आपका ASH3, फिर आएगा आपका फॉस्फिन। ये ऑर्डर है एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर किस बेसिस में दिया जा रहा है कि भाई इसका जो मोलर मास है इसके ऊपर, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनिया जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है इन दोनों के मुकाबले, बस यहाँ पे साइज डोमिनेट करता है ओवर हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों के लिए इनमें डोमिनेट करता है क्या? इन अगर तीनों कंपेयर किया जाए तो अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों के मोलर मास के ऊपर भारी पड़ता है या डोमिनेट करता है। ये क्लियर होगी बात सबको? इसको नोट डाउन कर लो फास्ट।
चलो लिख लिया, ग्रेट। आप नेक्स्ट लिखो। इंटरमोलिकुलर फोर्स वर्सेस इंट्रामोलिकुलर फोर्स। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही है, लिख लेना साइड में। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड वर्सेस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब इनको कंपेयर करते हैं हम लोग, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को कंपेयर कर रहे हैं हम। सबसे पहले बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। बताओ, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, इंटर और इंट्रा में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, कम? या अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है आपका इंटर का। ठीक है, इंटर वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंट्रा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ना, एक चेन में एक साथ कई सारे लोग आपस में लाइन में खड़े और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, यानी कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी ना, है ना। इनमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट एक ही बंदा है, खुद का ही अपना हाथ पकड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी कि इंट्रा। यहाँ पे दूसरा बंदा है, यहाँ पे भी क्या बनाएगा, अपना अपना खुद का हाथ पकड़ रहा है, इंट्रा। ये भी इंट्रा। बट अगर देखा जाए तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। इसको बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्स। ये भी डिस्पर्जन फोर्स है। ठीक है, बट इनके खुद से जो खुद के ऊपर जो मतलब खुद का हाथ जो पकड़ा हुआ है उसको बोलते हैं इंट्रा इंट्रा इंट्रा। ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो कम है इंट्रा में। देखो इंट्रा में कम है क्योंकि एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नहीं है। बट इंटर में क्या है, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं उनका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू इंट्रा। तो भाई जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें ज्यादा होगा उसमें बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। गॉट इट? मेल्टिंग पॉइंट का भी यही ऑर्डर सेम, मेल्टिंग पॉइंट का भी यही ऑर्डर है। चलो तुम लोग यहाँ पे लिख लेना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा, या मैं लिख सकता हूँ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्ड सबसे ज्यादा किसका होगा, इंटर का। बॉइलिंग पॉइंट भी इंटर का होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी इंटर का होगा। अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करें तो सॉलिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ये भी क्या होगी, इंटर की ज्यादा होगी। ठीक है, बट जो वेव प्रेशर होगा ना, वेव प्रेशर वो किसका ज्यादा होगा, इंट्रा का ज्यादा होगा। और वोलेटाइल नेचर किसका ज्यादा होगा, वोलेटाइल नेचर वो भी किसका ज्यादा होगा, इंट्रा का ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। क्लियर होगी बात? अब इसमें एक एप्लीकेशन में एक क्वेश्चन आता है इसके कि भाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। ये ऑर्गेनिक का भी क्वेश्चन बनता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो आसानी से स्टीम वोलेटाइल हो सकता है एज कंपेयर टू, ये कंपेयर है एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या इन्वॉल्व है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या इन्वॉल्व है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो आसानी से स्टीम वोलेटाइल कौन हो सकता है, तो हम बोलेंगे आसानी जो स्टीम वोलेटाइल शो करेगा वो होगा आपका
ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्योंकि इसमें इंट्रा है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में स्टीम वोलेटाइल इसका कम होगा क्योंकि ये पैरा है। जब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल दोनों अगर मिक्सचर के फॉर्म में होते हैं, तो जब इनको स्टीम वोलेटाइल मतलब इनको स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू इनको वोलेटाइल हम नेचर मतलब इनको हम इवोपोरेट कराते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस जो आसानी से इवोपोरेट करता है वो है आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, जो आसानी से इवोपोरेट कर जाता है, ठीक है। क्योंकि हम ये बोल सकते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के केस में बॉइलिंग पॉइंट कम है और पैरा नाइट्रोफिनॉल के केस में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। तो वही बात है, देखो अगर मैं बात करूँ एग्जैक्ट वे में, तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, इंटर में लिख लो पैरा, और ऑर्थो में लिख लो, इस वाले इंट्रा में लिख लो ऑर्थो। मेनली ऑर्थो और पैरा की बात होती है। तो इसमें हम मेटा भी लगा सकते हैं, मेटा जो है इंटर बनाता है, ठीक है, इंटर बनाता है, इंट्रा नहीं बनाता। और जो इंट्रा होता है वही ऑर्थो होता है, ठीक है। सही में आ गई बात। तो ये बनाता है इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बनाता है आपका इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरह से। ओके, तो ये हमने डन कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड अपना पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से वो सारे मैंने टॉपिक इसमें टॉपिक के अंदर सारे कवर कर लिए। अब जब हम लोग इस पर बेस क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू और पीवाईक्यू, तो मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन तुम लोगों से हो जाएंगे अब, ठीक है। फिर से रिकनेक्ट कर लो, अब हम पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है, फिर से रिकनेक्ट कर लेना।